नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा लेकर हाजिर हूँ आपके लिए इंदिरा गांधी की 100 अनसुनी दिलचस्प कहानियों की 9वीं किस्त लेकर। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे इंदिरा गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया। ये नोटबंदी से भी बड़ा फैसला था आर्थिक क्षेत्र में। इतना बड़ा फैसला उससे पहले आजाद भारत में कभी नहीं लिया गया था, और वो उस फैसले को लेने की वजह से इंदिरा गांधी का पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर इतना जमकर विरोध हुआ कि कुछ दिनों बाद जब वो एक जनसभा में गई तो उनकी नाक तोड़ दी गई। वो कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कि आपको बताएंगे कि कैसे इंदिरा गांधी को ये फैसला लेने की जरूरत पड़ी, क्या वो वजह थी और किसने ये फैसला लेने को इंदिरा गांधी को मजबूर किया। तो ये मैं तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ, लिंड से जॉनसन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लिंडन जॉनसन। और हुआ ये था कि 65 और 66 के जो दो मानसून भारत में खराब हो गए थे। वो 65 का तो सबको शास्त्री जी के वक्त का पता ही है। उस वक्त युद्ध हुआ, युद्ध से और भारत की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा भी मानसून, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी 66 में शास्त्री जी की डेथ के बाद, तो दूसरा मानसून भी खराब हो गया। उससे दिक्कत ये आई कि भारत का जो अनाज था, भारत का जो खाद्यान्न था, उसकी पैदावार घट के 20% रह गई। 20% पैदावार। नई प्राइम मिनिस्टर बनी और वो प्राइम मिनिस्टर भी मोरारजी देसाई को दरकिनार करके उन्हें बनाया गया। ऐसे में इंदिरा गांधी को ये दिक्कत हुई, उन्हें ये फैसला लेना था कि कैसे इससे पार पाई जाए। उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति का न्योता मिला कि आइए, नई प्राइम मिनिस्टर हैं, दौरे पे गई। तो ऐसे में उनको डील हो रही थी कि कैसे हमें अमेरिका खाद्यान्न की मदद कर सकता है। तो ऐसे में, क्योंकि आयात के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने 2 शर्त रखी। और वो 2 शर्त ये थी कि पहला, रुपए का अवमूल्यन किया जाए, रुपए की जो वैल्यू है उसको कम कर दिया जाए। आजाद भारत में उससे पहले सरकारें जो थी वो रुपए की वैल्यू, जो डॉलर की कीमत है, वो सरकार तय करती थी। और वो जब से चला आ रहा था 4 रुपए 79 पैसे का, वो इंदिरा गांधी के टाइम तक 47 से लेकर 66 तक उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था। दूसरी शर्त रखी कि आप वियतनाम में जो अमेरिका कर रहा है, वियतनाम में जो नरसंहार हो रहा है, उसमें भारत सरकार अपना मुंह बंद रखे। तो मेरे ख्याल से अगर मजबूरी है तो दूसरी उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई विपक्षी पार्टियों को भी नहीं थी, कांग्रेस को भी नहीं थी। लेकिन रुपए के अवमूल्यन जैसी ऐसी बात थी कि जैसे ही इंदिरा गांधी ने ये ऐलान किया कि हम रुपए का अवमूल्यन करेंगे। अच्छा, ये डेट बड़ी खास थी। जैसे नोटबंदी की डेट 8 नवंबर इसलिए खास थी कि उस दिन आडवाणी का जन्मदिन होता है, ऐसे ही वो डेट अगर आप सुनेंगे तो 6666 यानी 6 जून 1966, वो डेट को उन्होंने ऐलान किया कि हम रुपए का अवमूल्यन करेंगे। वो डेट भी मैं इसलिए, वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया, तो रुपए का जो इल्यूशन किया गया वो किया गया 36.5%, पहली बार किया गया। और ये बड़ा फैसला था। उस वक्त सिंडिकेट इसको चला रहा था। सिंडिकेट उन नेताओं का समूह था जो गैर हिंदी भाषी थे, जिनके कामराज प्रेसिडेंट थे। जैसे कई नेता, एस के पाटिल, निंजलिंगप्पा, ऐसे कई नेता उसमें शामिल थे। तो ये 4 रुपए 79 पैसे से जो डॉलर की कीमत हो गई 7 रुपए 57 पैसे, 7 रुपए 57 पैसे, ये जो कीमत थी वो हुई। उसके बाद जब विरोध हुआ तो इंदिरा गांधी ने पहले तो सोचा कि क्या वापस ले लिया जाए फैसला। जब लगा कि नहीं हो पाएगा, तब इंदिरा गांधी ने वो फैसला 12 जून को आकाशवाणी से बोल दिया। इसके बाद उनके खिलाफ पार्टी में तमाम स्वर उठने लगे। CWC की मीटिंग में उनको तमाम सारे नेताओं ने विरोध किया। ऐसे में 1967 में, ये जून का वक्त था, और उसके बाद 67 में अगला चुनाव होना था। इंदिरा गांधी के पास बहुत कम टाइम था, और उस वक्त उनके पास ये भी था कि विरोध जो हो रहा था, अगर वो फैसले को वापस लेती तो अमेरिका से रिश्ते खराब होते और जो खाद्यान्न आ रहा था वो रुक जाता, तो जो लोग भूखों मर रहे थे उनके लिए प्रॉब्लम होती। खैर, वो एवोल्यूशन की बात है कि कैसे किसने लिया, लेकिन इसका विरोध इतना ज्यादा शुरू हो गया पूरे देश भर में कि इंदिरा गांधी जहां भी जाती वहां कांग्रेसी भी उनका विरोध करते। तो एक जगह पुणे में उनकी जनसभा हुई तो इंदिरा गांधी ने साफ साफ बोला, वहां कांग्रेसियों को बोला कि अगर आप में हिम्मत है तो मुझे हटाकर दिखाओ, जो भी लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ी सी नरमी आई, लेकिन इंदिरा गांधी फिर जब भुवनेश्वर की रैली में गई वही चुनाव के लिए, तो वहां पर
वहां पर लोगों ने उनको इतना विरोध करना शुरू किया कि पथराव शुरू हो गया। पथराव शुरू हुआ और उसके बाद इंदिरा गांधी की मैं एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। इंदिरा गांधी की ये नाक तोड़ दी गई, ये आप देख रहे हैं। इंदिरा गांधी की नाक पे पट्टी बंधी हुई है, सर पे पट्टियां बंधी हुई हैं। इंदिरा गांधी जब किसी के पास जाती तो ऐसे सर ऐसे मुंह छुपा के जाने लगी, और लेकिन इसी टूटी नाक ने एक तरह से उन्हें वापस ला दिया, क्योंकि वो लगातार नाक टूटने के बाद भी साड़ी से अपना खून पहुंच के वो फिर वहां बोलने लगी। और उसके बाद वो जहां इंदिरा गांधी जैसे भी था, इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई, 67 का चुनाव जीत गई। और उसके बाद इस चुनाव में हुआ ये कि नुकसान ये हुआ कांग्रेस का कि करीब 78 सीट्स कांग्रेस पहले से कम लेकर आई, और उसमें जाहिर था कि इंदिरा गांधी का थोड़ा जलवा कम हुआ। जितनी सीटें थी वो 78 सीटें कम आई, लेकिन उसका एक बड़ा फायदा ये हुआ, जो सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर काम कर रहा था गैर हिंदी भाषी कांग्रेसियों का, वो सब एक एक करके हार गए। जिनमें सबसे बड़ी हार जो मिली वो मिली कामराज को। कामराज को एक डीएमके के एक नए नौजवान ने हरा दिया। उसके बाद कामराज प्रेसिडेंट से हट गए, नए प्रेसिडेंट बने उन्हीं के गुट के, सिंडिकेट के एस निंजालिंगप्पा। उसके बाद क्योंकि ये मुश्किल हो गई उनके लिए कि क्या होगा अब आगे। जीत तो गई इंदिरा के नाम पे जीत गई, लेकिन इंदिरा को कामराज ने परेशान कर दिया था। टिकट जितनी लोगों को दी थी वो कामराज ने तय किए थे, इंदिरा को तय नहीं करने दिया किसको लेना है। तो अब दूसरी बार पीएम बनने की बारी थी 67 में, और हुआ ये कि इस बार फिर से मोरारजी देसाई ने दावेदारी फिर से कर दी। पिछली बार वो वोटिंग में हार गए थे, और फिर उन्होंने इस बार फिर कहा कि अब मैं रहूंगा। इस बार उनके साथ मोरारजी देसाई के साथ प्लस ये था कि उनके साथ इस बार सिंडिकेट भी था। इस बार सिंडिकेट भले ही कमजोर हो गया था, लेकिन वो चाहता था कि इंदिरा गांधी, जिसपे कोई कमान उनकी नहीं है, कोई कमांड नहीं है, रुपए का मूल्यन को लेकर पार्टी से डिस्कस नहीं किया गया, पार्टी को भरोसे में नहीं लिया गया। ऐसे में सिंडिकेट ने तय किया कि मोरारजी देसाई को सरकार में लाया जाए, किसी भी तरह लाया जाए। इंदिरा गांधी, क्योंकि सिंडिकेट के नेता चुनाव हार चुके थे और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चुनाव जीता जा सकता था, तो ऐसे में उनको लगा कि कहीं ना कहीं अगर मोरारजी देसाई को पीएम नहीं बना सकते तो मोरारजी देसाई को डिप्टी पीएम बनाया जाए। लेकिन मोरारजी देसाई ने शर्त रखी, मैं डिप्टी पीएम बनूंगा तो मेरे साथ मैं उसके साथ होम मिनिस्टर की मुझे कुर्सी भी चाहिए। तो काफी और इंदिरा गांधी चुनाव से बचना चाहती थी। मोरारजी देसाई ने साफ कह दिया कि आप फिर से चुनाव करा सकते हैं। इंदिरा गांधी बचना चाहती थी, तो इंदिरा गांधी ने फिर से अपने पुराने खेवनार, जो हमने बताया था एक पुराने एपिसोड में कि कैसे डीपी मिश्रा जो एमपी के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को पीएम बनाने में पहली बार अहम भूमिका निभाई। लेकिन उस वक्त तक डीपी मिश्रा की कुर्सी खुद जा चुकी थी, विजयराजे सिंधिया ने उनके 36 विधायक तोड़ लिए थे, और ऐसे में डीपी मिश्रा ने नाम सुझाया सीबी गुप्ता का। सीबी गुप्ता इंदिरा गांधी के दूसरे खेवनहार, इंदिरा गांधी के वो दूसरे खेवनहार जिन्होंने उन्हें दूसरी बार पीएम बनने में मदद की। यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, बहुत ईमानदार बताए जाते हैं, और यूपी के शुरुआती जो विकास किया है आजकल लखनऊ जो आप देखते हैं, उसके लिए सीबी गुप्ता का बहुत क्रेडिट दिया जाता है सीबी गुप्ता को। तो सीबी गुप्ता ने आके यहाँ इंदिरा गांधी से मुलाकात की, मोरारजी देसाई से मुलाकात की, कामराज से मुलाकात की। फिर ये फॉर्मूला इंदिरा गांधी से मिलकर उन्होंने निकाला। मोरारजी देसाई को कहा कि अगर आप चाहते हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आपके लिए मेरे पास ऑफर है कि आप डिप्टी पीएम के साथ आपको फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट दी जाए। तो मैं वो सीबी गुप्ता का इसलिए आपको तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। सीबी गुप्ता ये इंदिरा गांधी के दूसरे खेवनहार थे, कैसे इन्होंने तैयार किया डिप्टी पीएम पद के लिए और फाइनेंस मिनिस्टर पद के लिए मोरारजी देसाई को। तो इस तरह से उन्होंने तैयार किया, और ऐसे दूसरे खेवनहार इंदिरा गांधी के लिए बने दूसरी बार जब इंदिरा गांधी पीएम बनी। ये शायद आखिरी मौका था जब इंदिरा गांधी इतनी मुश्किल में थी, तो उसके बाद 77 में आई सीधे। ये 71 से तो बहुत ताकतवर हो गई थी। तो इसमें ये हुआ कि इंदिरा गांधी के जो चुनाव के वक्त ये हुआ। हमारी चौथी कहानी जो डिपेंड है वो ये है कि कैसे इंदिरा गांधी पे जो हमला बोला जा रहा था, उनके अंदर के लोग, बाहर के लोग, वो उन्हें ये बताने लगे कि वो कैसे अनलकी है देश के लिए, कैसे अपशुभनी है। वो ये बताने के लिए उन्होंने 65 का बताया, 66 का बताया, सूखा पड़ रहा था उसके बारे में बताया। इंदिरा गांधी जो भी कर रही हैं वो गलत कर रही हैं, एक विधवा हैं, और विधवा होने के नाते उन्हें कोई उद्घाटन करने की इजाजत नहीं है। इस तरह के आरोप इंदिरा गांधी पे लगातार लगते रहे, और फिर उसके बाद जो भाषाई दंगे शुरू हुए,
भाषाई दंगे जो शुरू हुए उस वजह से भी इंदिरा गांधी को लगातार लपेटे में ले जाता रहा। और सबका एक निचोड़ था जो ऑफिशियली कोई नहीं बोलता था, वो था कि इंदिरा गांधी क्योंकि एक विधवा लेडी है इसलिए वो अपशकुनी है इस देश के लिए। और वो लगातार इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू हो गया था। हमारी पांचवी कहानी वो है कि जब इंदिरा गांधी यूएस प्रेसिडेंट से मिली, जिन यूएस प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे, ये पहली बार यूएस प्रेसिडेंट के उनके साथ दौरे पे गई थी, तो दो ऐसी शर्तें थी इंदिरा गांधी की जो अनऑफिशियल वो यूएस प्रेसिडेंट को माननी पड़ी। हुआ ये कि जब इंदिरा गांधी अमेरिका पहुंची तो उनका लाइफ मैगजीन ने इंटरव्यू किया, जहां उन्होंने साफ बोला कि मुझे मैडम प्राइम मिनिस्टर सुनना अच्छा नहीं लगता। तो जनरल इंटरव्यू था, इंदिरा गांधी को नहीं पता था कि अमेरिका के राष्ट्रपति इसको ऐसे सीरियस ले जाएंगे। वहाँ इंदिरा गांधी का एक एक इंटरव्यू पढ़ाया जा रहा था। व्हाइट हाउस से कॉल आया, बीके नेहरू वहाँ पे अमेरिका में तैनात थे, इंदिरा गांधी के रिलेटिव भी हैं, काफ़ी दिन राजदूत रहे हैं अमेरिका में। बीके नेहरू को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि अगर उन्हें अगर मैडम प्राइम मिनिस्टर ना बोला जाए तो क्या बोला जाए। तब बीके नेहरू ने इंदिरा गांधी से सीधे बात की कि आपको क्या बोला जाए। इंदिरा गांधी खुद अचकचा गई क्योंकि वो ऐसी कोई शर्त रखना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब मैसेज जा चुका था। तो ऐसे में इंदिरा गांधी ने समझाया कि ऐसा मुझे कोई बार बार मैडम प्राइम मिनिस्टर को बोलता है तो थोड़ा और लगता है, और जनरली मुझे इन वर्ड से ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जाते जाते बीके नेहरू से उन्होंने बोला कि वैसे मेरे कलीग मुझे सर बोलते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प बात थी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए। और जब वहाँ की मीडिया में ये चीज़ें आई बाहर कि इंदिरा गांधी को उनके मिनिस्टर सर बोलते हैं, ये नई बात थी लोगों के लिए। लेकिन इसका ध्यान रखा अमेरिकी राष्ट्रपति ने, उन्हें कोशिश की कम से कम मैडम प्राइम मिनिस्टर उन्हें संबोधित कम से कम किया जाए या ना किया जाए। दूसरी जो इंदिरा गांधी ने जो वहाँ पहले अमेरिकी दौरे में जो शर्त थी वो थी कि हुआ ये कि इंदिरा गांधी को पता नहीं था, शाम को उनके लिए पार्टी रखी गई और अमेरिकी राष्ट्रपति ने डिनर का प्रोग्राम रखा। उसके साथ वहाँ पे डांसिंग का प्रोग्राम था, जहाँ इंदिरा गांधी को जब इंदिरा गांधी ने देखा सारा, उन्हें पता चला कि उनको भी डांस के लिए बोला जाएगा, तब इंदिरा गांधी ने वहीं अप्रोच किया पर्दे के पीछे ही कि कैसे अगर मैं ऐसे में मेरे देश में सूखा पड़ रहा है और मैं डांस करूंगी तो क्या मैसेज जाएगा। उन्हें समझाया और उनके लोगों ने राष्ट्रपति को, अमेरिकी राष्ट्रपति को। उसके बाद वो कहानी खत्म हो गई। इंदिरा गांधी ने सारी बातें अपनी दोस्त प्रफुल्ल जयकर को बाद में बताई, तो उसके जरिए उनकी बायोग्राफी में तो हम जल्दी ही आपके लिए दूसरी 10वीं किस्त लेके आएंगे। ऐसी इंदिरा गांधी से जुड़ी तमाम दिलचस्प कहानियों को आपके लिए सामने ला रहे हैं हम। ये आज 45 कहानियाँ हो चुकी हैं, बाकी कहानियों को जल्दी लेकर आते हैं। देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।